रिकॉर्डिंग का ना मुझे याद दिला दिया करें, बाज़ दफ़ा मुझे भी भूल जाता। अच्छा, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो हम बात अभी कर रहे थे कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है वो हमने देख ली। समराइजिंग, सॉरी, क्लासिफाइंग, और वो हमने देख ली कि क्लासिफिकेशन जो है वो टी अकाउंट्स में, या जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, या जो लेजर है, लेजर में क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। और उसके हमने अच्छे खासे पॉइंट्स वगैरह भी देखे थे जो इम्पोर्टेंट वो थे, कॉन्सेप्चुअल जो उसके अंदर चीज़ें थी वो हमने देखी। और फिर समराइजिंग है, और समरी कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हमने ट्रायल बैलेंस में देखा, और उसके लिए ऑब्वियसली हमें बैलेंसेस की ज़रूरत होती है, जो कि लेजर से हमें, या जो अकाउंट है इंडिविजुअल हर आइटम का, वहाँ से हमें मिलता है। तो समरी प्रिपेयर करने के बाद डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग transactions and events having a financial character and interpreting the results thereof। सारे ये जब आपने ट्रायल बैलेंस जब आपने बना लिया, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अब उसका फायदा नहीं है, इस वक्त तक ये लिस्ट तो आपने प्रिपेयर कर ली, और ये लिस्ट आपने देख भी ली कि ये लिस्ट जो है वो बैलेंस भी हो रही है, और इसको बैलेंस होना चाहिए अगर आपने रिकॉर्डिंग ठीक की है, अगर आपने क्लासिफिकेशन ठीक की है, अगर आपने समरी ठीक प्रिपेयर की है, तो फिर इसको बराबर आना चाहिए। क्योंकि अकाउंटेंट की ज़िंदगी का मेन मकसद ही चीज़ों को बैलेंस लेके चलना होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि वो जो इस इंफॉर्मेशन को जो अब तक हमारे पास आ चुकी है, इस इंफॉर्मेशन को अगर आपने इंटरप्रेट करना हो, तो इंटरप्रिटेशन के लिए इसको कैसे जो है वो यूज़ किया जाता है। तो टुडे इज़ 29th of April 2021, और हम आज जो हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरप्रिटेशन इन अकाउंटिंग। रिजल्ट्स ड्रॉ करने हैं जी हमने। तो रिजल्ट्स ड्रॉ करने के लिए, या बिजनेस को एनालाइज करने के लिए, या उसको असेस करने के लिए, जो पहला एरिया है हमारे पास, वो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कारकर्दगी बिजनेस की। और बिजनेस की कारकर्दगी चेक करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, जिस टूल को हम यूज करते हैं, या जिस जगह पे उसकी इंटरप्रिटे जो जो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या कारकर्दगी चेक की जा रही होती है, उस जगह को इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। जो जो लोग पहले आईकॉम से होके आ रहे हैं, वो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जानते हैं। इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बात जो है वो एक ही है। इसके बाद जब आपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेक करनी हो, उसकी वर्थ चेक करनी हो, हैसियत चेक करनी हो बिजनेस की, तो हम जिस टूल का सहारा लेते हैं, हम उसको बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट बेसिकली अच्छा,
यहाँ पे सॉरी, हम इस पे ज़रा तो अभी 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 थोड़ी देर में जो है वो हम वापस आते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्योंकि आपने, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपने प्रॉफिट या लॉस चेक करना है कि कारोबार जो आपने किया, चीज़ें जो आप खरीदते रहे और चीज़ें जो आप बेचते रहे, तो चीज़ें खरीदने में और चीज़ें बेचने में जो आपको गेन हुआ है या आपको लॉस हुआ है, तो इन दैट केस यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ होंगी, बाय यूजिंग द एक्सपेंसेस, बाय यूजिंग द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, और the final result would be either profit or a loss. एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को यूज किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि याद रखने वाली है। जैसे हम पहले चीज़ों को, पॉइंट्स वगैरह जो हमारे होते थे वो हम नोट कर लिया करते थे कि भाई ये वो चीज़ें हैं जो कि याद रखने वाली हैं। ठीक है, तो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को जो है वो यूज़ किया जाता है, और फाइनल रिजल्ट जो इसका होगा वो फाइनल रिजल्ट या तो प्रॉफिट की सूरत में सामने आएगा, कारोबार अच्छा किया आपने, चीज़ों को आप ठीक लेके चले, तो या तो ऑब्वियसली कारोबार अच्छा किया है तो आपको प्रॉफिट या मुनाफा हो जाएगा, या फिर ये है कि आपको नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम यूज़ करेंगे इधर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, जो हमने समरी प्रिपेयर की हुई थी, समरी पे हम नज़र दौड़ाएंगे और इसमें से रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को हम अलहदा कर लेंगे। रेवेन्यूज को और एक्सपेंसेस को हम अलहदा कर लेंगे। मसलन इस बंदे ने, ये जिसकी हमने समरी प्रिपेयर की थी, ये सेल्स कमीशन जो है, सेल्स कमीशन इसका रेवेन्यू है, और ऑफिस रेंट डिविडेंड को छोड़ के ऑफिस रेंट हो गया, ऑटोमोबाइल रेंट हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए, ऑफिस सैलरीज हो गई, सप्लाईज एक्सपेंस हो गया। ये सारे के सारे जो हैं, ये इनमें से एक रेवेन्यू है और बाकी ये जितने भी हैं ये एक्सपेंसेस हैं। हम एक्सपेंसेस को और रेवेन्यूज को इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। डिविडेंड जो होता है वो एक्सपेंस नहीं होता स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द मीनिंग में। डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। डिविडेंड प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी ट्रीटमेंट हम जरा थोड़ी सी अलहदा किया करते हैं। उमर दयान साहब बता सकते हैं डिविडेंड के बारे में मैंने क्या कहा है अभी? उमर दयान, हारिस शौकत, हारिस शौकत, गुलशेर जंजुआ। वैसे मैंने अभी ज्वाइन किया, मैंने सुन रहा था, लेकिन अभी आप आगे चलेंगे तो मैं मेमोराइज करूंगा, अभी बीच में से नहीं समझ आई। अच्छा, इसका मतलब है आप भी क्लास में नहीं थे, आप भी फेसबुक या व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। अदील नहीं, क्यानी, नहीं सर, मैं सो रहा था। अदील क्यानी। यस सर। यस सर, आपने बताया कि डिविडेंड्स जो हैं वो एक्सपेंस नहीं है। ये प्रॉफिट को हम शेयर करते हैं एंड में। ठीक हो गया। हारिस शौकत,
हारिस, हारिस, सर लगता है सो गया क्लास ज्वाइन करके। इसको जगाने की जो मशीन है ना, उसका नंबर मेरे पास है। हारिस को जगाने की जो मशीन है उसका नाम है शौकत, और जो शौकत साहब हैं उनका नंबर मेरे पास है। अभी हम कॉल करते हैं शौकत साहब को और उन्हें कहते हैं कि बरखुरदार को कहें कि वो उठ जाए। उठ जाए और क्लास में आए। सर आपने तो सच कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बचाव के लिए एहतियात कीजिए। वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन जाती एहतियाती तदाबीर भी लाजमी है और इन पर अमल ना करने से बीमारी और अमवात की तादाद में तेजी से इजाफा मुमकिन है। मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार हाथों को 20 सेकंड तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बचाव के लिए एहतियात कीजिए। वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन जाती एहतियाती तदाबीर भी लाजमी। चलें जी, अभी हारिस थोड़ी देर में अटेंटिव होता है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि सेल्स कमीशंस हैं और ये हमारा रेवेन्यू था। रेवेन्यू बेसिकली इनकम को कहते होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब हम रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को डिडक्ट करेंगे तो जो चीज़ हमारे पास आएगी उसको हम प्रॉफिट या लॉस कहेंगे, और ये जिस जगह हम ये सारी चीज़ प्रिपेयर कर रहे होंगे उसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। इसी तरह जो फाइनेंशियल पोजीशन जो है, इसको चेक करने के लिए कि बिज़नेस की हैसियत क्या है, बिज़नेस की औकात क्या है, हम जिस चीज़ का सहारा ले रहे होते हैं उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, और इट्स स्नैपशॉट of how much assets, liabilities, and equity the business has। ठीक है जी, ये एक एक तस्वीर होती है, एक सेल्फी होती है। हमें इसको सेल्फी तो हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये वैसे ज़रा थोड़ा सा कि ये एक बिजनेस की हैसियत या औकात की पोजीशन बता रही है कि बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं। जैसे हम किसी की भी हैसियत हमने देखनी होती है तो हम ये देखते हैं यार उसका बैंक बैलेंस कितना है, रहता कहाँ है, गाड़ी किस किस्म की है, वगैरह वगैरह। वैसे यानी इट्स नॉट अ ट्रू मेजर, लेकिन बहरहाल अगर हम वैसे, तो बिजनेस के एसेट्स किस किस्म के हैं, कितना लैंड वो ओन करता है, कितनी बिल्डिंग्स जो हैं वो उसके पास हैं, कितने
और ये जो बिल्डिंग्स और लैंड और ये सारी चीज़ें हैं, मशीनरी किस किस्म की है, प्लांट कैसा है, इक्विपमेंट कैसा है, व्हीकल्स कितनी हैं, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये उसने अपने पैसों से ली हुई हैं, इक्विटी उसने अपने पैसों से ली हुई हैं, या लायबिलिटीज़ कि उसने उधार के पैसों से ये सारी चीज़ें जो है वो उसने खरीदी हुई हैं। तो बैलेंस शीट कंपनी की हैसियत या कंपनी की औकात जो है वो बताती है, और ये चीज़ें बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें, इसका मतलब है एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की और इक्विटी की जो है वो ज़रूरत होगी। बैंक एक एसेट है, कैपिटल स्टॉक इक्विटी में आता है, सप्लाईज भी एसेट है, अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है, और कैश जो है वो भी एसेट ही है। तो हम इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए ये जो ब्लू काइंड ऑफ ब्लू ही है, अब ख़वातीन के हिसाब से पता नहीं ब्लू का कौन सा शेड है, लेकिन बहरहाल ये बेसिकली तो ब्लू है, और ये जो नीचे वाला है ये मेरे हिसाब से तो ग्रीन ही है, और ख़वातीन के हिसाब से पता नहीं ये कुछ और कोई रंग कहला ले। तो ख़वातीन जो क्लास में है ये ग्रीन ही है ना जी, ये रंग, या कोई और है अलिशबा? और माशाल्लाह से ख़वातीन भी अटेंड सर, करती हैं क्लास हैं। नहीं सर, ग्रीन ये ग्रीन नहीं है? ही है। अच्छा ग्रीन ही है, बस फिर ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट गुड विद, हाँ आई एम नॉट गुड विद कलर्स, तो मैंने कहा कि पता नहीं ये पता लगे कि नहीं यार ये तो कुछ और ही कलर है। तो खैर, जो ग्रीन वाली चीज़ें हैं ये हम बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे इनकम स्टेटमेंट को, और ये जो ब्लू वाली चीज़ें हैं ये हम इस्तेमाल करेंगे बनाने के लिए बैलेंस शीट को। और इनकम स्टेटमेंट से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लगेगा, और बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता होता है। फिर जो चीज़ एक हम प्रिपेयर करते हैं उसको हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। ये बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये एक और स्टेटमेंट होती है, ये उसका एक छोटा सा पार्ट होता है, क्योंकि आप अभी ज़रा थोड़ा सा वो कर रहे हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, अभी हम चीज़ों को शुरू में सीख रहे हैं कि चीज़ें बनाई कैसे जाती हैं और वो होती क्या हैं। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे कि हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स बनाएंगे, हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं बनाएंगे। अब आप लोग क्योंकि बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे हैं, तो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए आप लोग जो है वो यानी हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी हम डिटेल में देखेंगे कि ये बेसिकली जो है वो क्या होती है और कैसे बनाई जाती है। फ़िलहाल हम उसका एक पार्ट जो कि स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है, हम वो देखेंगे कि वो क्या होता है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स बेसिकली इसमें गिव्स a detailed account of equity of how much equity a business had at the start of the period and how much equity is left at the end of the accounting period.
ठीक है जी, इक्विटी आपके पास साल के शुरू में जो आपकी इन्वेस्टमेंट आपने बिजनेस में की हुई थी, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस कर रही होगी जो कि बिजनेस की इक्विटी है। अगर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात कर रहे हैं, और जो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स बेसिकली, रिटेन्ड अर्निंग्स is basically the profits that a business has made. Earnings basically profit होती है। हम जिस चीज को अर्निंग्स कहते हैं, अमेरिकन उसी चीज को, सॉरी, हम जिस चीज को प्रॉफिट कहते हैं, अमेरिकन उसी चीज को अर्निंग्स बोल देते हैं। बात एक ही होती है, कोई खास फर्क नहीं है। द profits, earnings that a business has made, and specifically those profits that the business has retained, as the business has retained. Retained means कि उन्होंने इसको, वो प्रॉफिट्स जो कि तकसीम करने के बाद बच गए हैं, and reinvested in business. प्रॉफिट बच जाएंगे जो, ऑब्वियसली जो बिजनेस की ज़रूरियात हैं, उन ज़रूरियात के लिए उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उससे कोई ना कोई चीज़ खरीद ली जाएगी, कोई नई ब्रांच ओपन कर लेंगे, कोई आपको मशीनरी नहीं चाहिए तो वो खरीद लेंगे, कोई फर्नीचर नया चाहिए तो वो उससे खरीद लेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, एक्सपेंसेस तो आप सारे पे कर चुके हैं, तो आपके पास प्रॉफिट आया है। सैलरी लोगों की पे कर दी, रेंट पे कर दिया, आपने डिप्रिसिएशन वगैरह आपने पे कर दी, सारा कुछ पे करने के बाद आपके पास पैसे बच गए। वो पैसे जो बचे हुए हैं, वो जो प्रॉफिट आपके पास बच गया है, उस प्रॉफिट में से आपने डिविडेंड भी पे कर दिया। हैज रिटेन्ड आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। डिविडेंड्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट जो है वो आपका बच गया है, और उस प्रॉफिट को आपने दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया है बिजनेस में दोबारा। उससे, जैसे अभी मैंने कहा कि आपने बिजनेस के लिए कोई ना कोई आपने चीज़ जो आपको चाहिए थी, वो आपने चीज़ उसके लिए ले ली, कोई व्हीकल ले ली, कोई मशीनरी ले ली, कोई इक्विपमेंट ले लिया, कोई लैंड ले लिया, कोई बिल्डिंग ले ली। तो इस किस्म की जो एक्टिविटी जो आपकी होगी, वो हम ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स में शो करेंगे। कैसे बनाई जाती है, इसके ऊपर हमने आज बात जो है वो करनी है। तो अच्छा जी, तो लास्ट जो हमारे पास है वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अब ये क्या वो करेगा, जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में gives a detailed account of cash inflows and outflows according to the activities of a business.
It's much more than just a cash account or a cash book. ये चीज़ें जो आईकॉम वगैरह जो करके आ रहे हैं, उन्होंने ये तीसरी स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ी हुई होगी, उन्होंने ये चौथी जो अभी हम बात कर रहे हैं ये भी इन्होंने नहीं पढ़ी हुई होगी। इन लोगों ने इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस किया होगा, बैलेंस शीट को डिस्कस किया होगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कैसे बनती हैं ये बात उन्होंने नहीं की हुई होगी, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे बनती है ये बात आप लोगों ने मुश्किल है कि आपने पहले पढ़ी हुई हो। तो इन सब को अगर कंबाइंड एक नाम दिया जाए, ये जो चार चीज़ें जो हमने बनाई हैं इनको अगर हम एक कंबाइंड नाम दें तो इन सब को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। अच्छा, फाइनल में भी ना अगर वो हुए, फाइनल का पेपर वैसे यूजुअली जो है वो मेन कैंपस से ही आया करता है। वी आर ट्राइंग के हम लोग अपना पेपर वगैरह जो है वो खुद बनाएं। तो अगर जो है वो हमें इजाज़त मिल गई तो जैसे इस दफ़ा जितने भी आपके वो थे MCQs जो थे, MCQs सारे जो है वो इन्हीं ये जो हम फाइल प्रिपेयर कर रहे होते हैं ये कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो यहीं से ही प्रिपेयर किए जाएंगे। अगर फाइनल में पेपर यहाँ से आया, जो फ़िलहाल तक की जो प्रैक्टिस है वो ये है कि जो पेपर होता है वो मेन कैंपस से, फाइनल का पेपर जो होता है वो मेन कैंपस से आता होता है। तो एनी हाउ अगर हम कॉन्सेप्ट्स वाइज हम ठीक हैं और अगर हमने चीज़ें सारी पढ़ी हुई हैं तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट मच के पेपर जहाँ मर्जी से आ जाए। चीज़ें आपको खुद आनी चाहिए, अगर चीज़ें आपको आती हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेपर कहाँ से आ रहा है। तो बहरहाल इन चार चीज़ों को कंबाइंड अगर नाम दिया जाए तो गुलशेर क्या कहेंगे इनको? अभी क्या बताया मैंने? गुलशेर, गुलशेर, सैयद मुजतबा शाह, यस सर। ट्रायल बैलेंस कहेंगे, सॉरी वो नेट मेरा वो नहीं वीक था। और रोजे में मत इस किस्म के काम किया करो यस सर और सही रोजा बोल खराब रहे हो जाता है। गुलशेर, जी सैयद मुश्तबा शाह, इन हैं। चारों यस सर। चीज़ों को, इनकम स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स को और कैश फ्लो को अगर कोई एक नाम दिया जाए तो इनको क्या कहेंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कहेंगे। अदील कियानी, यस सर। ये जो चार चीज़ें हमने पढ़ी ये थी कौन कौन सी? सर बैलेंस शीट थी, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट थी, कैश फ्लो की थी और चेंजेस इन इक्विटी थी यानी रिटेन अर्निंग्स। अगर इनको एक नाम दिया जाए तो क्या कहेंगे? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहेंगे। ठीक हो गया। अब इस तरह करते हैं कि ये हम बना के भी देख लेते हैं कि ये बनाई कैसे जाती हैं। और मसलन 1 मिनट के लिए अगर हम 1 मिनट के लिए अगर हम सर पेपर्स चेक हो गए? यार साथ साथ अभी कर रहा हूँ, आप लोगों की बारी अभी तक नहीं आई है। ओके सर।
उम्मीद है कि वीकेंड तक इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा, किए तो तुम लोगों ने कारनामे ही होने हैं। नहीं नहीं तो सर, बड़ा अच्छा पेपर किया है। सबका पेपर अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है। ये बोल कौन रहा है? हैं? सर मैंने बोला है, तो मुश्तबा मैंने ने। का नाम होता है कोई, मैंने वो असल में स्क्रीन चेंज की हुई है, मुझे पता नहीं है कौन बोल रहा सर छोड़े, बस जिसने भी बोला बोल दिया। है। यार वैसे पूछ रहा हूँ। सर मुश्तबा। मुझसे बात है। एक तो डर बहुत जल्दी जाते हो तुम लोग। मैं वैसे पूछ रहा था। चलिए, तो अच्छी बात है कि अगर पेपर अच्छा हुआ तो। अच्छा जी, ये हम इस तरह करते हैं कि हाँ जी, ठीक हो गया। जी सादिया। सादिया। सॉरी सर, गलती से हो गया था। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ये वाली। यस सर। अच्छा, अब इसमें ये बनाई हुई है हमने इनकम स्टेटमेंट। इसमें ऑब्वियसली रेवेन्यूज़ हैं, रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस आपने लेस किए हुए हैं, तो फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका इनकम या लॉस की सूरत में आ रहा है। फिर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है, इसमें जो ओपनिंग बैलेंस होगा रिटेन्ड अर्निंग्स का, वो प्रॉफिट्स जो कि आज तक आपको हुए और आपने संभाल के रखे हुए हैं, वहाँ से हम बात स्टार्ट करेंगे और हम जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस तक। बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज और इक्विटी का जो है वो आप टोटल लिखते होते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कैश की इनफ्लो और आउटफ्लो का हम हिसाब किताब बताएंगे बेस्ड ऑन दी एक्टिविटीज दैट अ बिजनेस हैज परफॉर्म्ड। और वो 3 एक्टिविटीज होती हैं जो कि बिजनेस में, जिसके हिसाब से हम देखते हैं कि उन 3 एक्टिविटीज में पैसा कहाँ कहाँ से आया और पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। इंतहाई ब्रीफली मैंने आपको बताया है। क्वेश्चंस के थ्रू हम ये देखते हैं कि जब अगर एक्चुअली ये सारी चीज़ें बनानी हमें पड़े तो ये कैसे बनती होती हैं। तो यहाँ पे हम अच्छा, वो आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि चीज़ हमें बस बेसिकली समझ में आ जाए कि the revenues and expenses of Sentinel travel service for the year ended August 31st, 2014 are listed below. Fees earned इनकम होगी ऑब्वियसली। ऑफिस एक्सपेंस के साथ तो एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो ऑफिस एक्सपेंस एक एक्सपेंस है। मिसलेनियस एक्सपेंस और वेजेस एक्सपेंस 3 डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं और हमें बनानी है इनकम स्टेटमेंट। तो फीस अर्नड की वैल्यू जो है वो 7,50,000 है। तो सबसे पहले
तो काम ये किया जाएगा कि बिजनेस का नाम लिखा जाएगा जो आप जिसके लिए ये इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनाई जा रही है। ठीक है, सबसे पहले तो बिजनेस का नाम आप लिखेंगे। बिजनेस का नाम लिखने के बाद फिर दूसरा काम ये होगा कि इसको हम जो स्टेटमेंट बनाई जा रही है वो हम लिखेंगे कि भाई हम इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बिजनेस का नाम, उसके बाद वो चीज़ जो बनाई जा रही है। और इनकम स्टेटमेंट क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करती है, इसलिए ये किसी स्पेसिफिक पीरियड के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है। फॉर द पीरियड एंडेड August 31st 2014। अब इसमें सबसे पहले तो हमारे पास रेवेन्यूज आएंगे, जितनी हमने ड्यूरिंग द पीरियड जितने हमने पैसे कमाए हैं। फीस अर्नड हमने पैसे कमाए थे 7,50,000। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो पैसे हैं ये पैसे आपके पास एक्चुअली आपने रिसीव किए हों। हम जानते हैं कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पैसा आया हो या ना आया हो, ट्रांजैक्शन अगर कंप्लीट हो जाए तो हम उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया करते हैं। इसीलिए लफ्ज फीस रिसीव्ड नहीं है, फीस अर्नड है, कि वो फीस जो कि आपने कमा ली हैं, बेशक वो अभी तक रिसीव हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये एक अलहदा मैटर है जिसको बाद में जो है वो देखा जाता है कि भाई इसमें से पैसे कितने रिसीव हुए हैं। एनी हाउ, फीस अर्नड आपके पास जो है वो 7,50,000 है। इसमें से एक एक करके एक्सपेंसेस हम सारे डिडक्ट कर लेंगे। तो जब एक्सपेंसेस हमने डिडक्ट किए इसमें से, जो कि ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, वेजेस एक्सपेंसेस हैं और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास आए 7,57,000। ये इन तीनों को ऐड करके आए हैं। इसको इसको और इसको ऐड किया, हमारे पास ये टोटल हमारे पास जो है वो एक्सपेंसेस हैं। जब हमने 7,50,000 में से 7,57,000 के एक्सपेंसेस को डिडक्ट किया, तो हमारे पास नेट इनकम या नेट लॉस जो आ रहा है, ऑब्वियसली हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारी इनकम्स से ज़्यादा है, तो हमें लॉस हो रहा है। इनकम हमने कमाई है 7,50,000, एक्सपेंसेस हमारे हो गए हैं 7,57,000। तो इसका मतलब है कि जो हमें हमारी इनकम से ज़्यादा तो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, तो हमें लॉस हो गया है। अगर हमारे रेवेन्यूज़, अगर हमारी इनकम, हमारी कमाई हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती तो फिर हमें प्रॉफिट हो जाता। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस हमारी इनकम से ज़्यादा है, इसलिए हमें 7,000 का लॉस हो गया है। आसान सी चीज़ है, कोई ज़्यादा इतनी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले कि भाई बिजनेस का नाम, फिर क्या चीज़ बना रहे हैं, और क्योंकि परफॉर्मेंस किसी गिवन टाइम पीरियड के हिसाब से होती है, तो फिर आप क्या करते हैं कि ये पूरा टाइम पीरियड जो है वो आप मेंशन करते हैं। एक आध दिन किसी का अच्छा भी हो सकता है, एक आध दिन किसी का बुरा भी हो सकता है, लेकिन पूरा साल किसी का बुरा नहीं चल सकता। अगर पूरा साल ही बुरा चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं है और आपको अपनी परफॉर्मेंस ठीक करने की ज़रूरत है। क्लियर है जी? यस सर। यस सर। तो बस इतनी सी चीज़ हमने बनानी थी। नेक्स्ट जो उन्होंने हमें कहा हुआ है कि यूजिंग द इनकम स्टेटमेंट फॉर सेंटिनल ट्रैवल सर्विस, जो अभी हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, और जिस इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास ये लॉस आ रहा है 7,000 का, तो इसको यूज़ करते हुए, इस इनकम स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए वो हमसे कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि प्रिपेयर अ रिटेन्ड अर्निंग्स स्टेटमेंट फॉर द करंट ईयर। जी, क्वेश्चन है कोई?
अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट हमने बनानी है। Bob Schroeder, the owner, invested an additional 36,000 in business in exchange for capital stock, and cash dividends of 18,000 were paid during the year. Retained earnings as of September 1, 2013 was 3 lakh. अच्छा, तो सारा जफर बताएंगी कि रिटेन्ड अर्निंग्स होती क्या है? सारा जफर, यस सर। ये क्या होती हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स कहते किस चीज को हैं? इट्स ए पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। नहीं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन ये बेसिकली होती क्या है? इसमें इक्विटी की बात होती है। सादिया अरशद, यस सर। ये सर रिटेन, रिटेन हमारा प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, वो प्रॉफिट जो कि आपने कमाया और तकसीम नहीं किया बल्कि बिजनेस में दोबारा उसको री इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, शाबाश। वो प्रॉफिट जो कि आपने कमाया और बिजनेस में दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया। सारा जफर, यस सर। हाँ, क्या होता है? वो प्रॉफिट जो हमने कमाया और दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया। दोबारा से बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया है, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते होते हैं। रिटेंशन से है, रिटेंशन रोक लेने को कहते हैं, विदहोल्ड करने को कहेंगे कि भाई वो चीज हमने रोकी हुई है, अपने पास ही रोक के रख ली है, रिटेन कर ली। किस चीज को रोका या रिटेन किया हुआ है? अर्निंग्स को, जो अर्निंग्स बेसिकली प्रॉफिट को कहते होते हैं। ठीक है, तो वो जो रोके हुए प्रॉफिट्स हैं जो कि आपने तकसीम नहीं किए हैं, जो कि आपने अपने पास संभाल के रखे हुए हैं, उन प्रॉफिट्स को हम, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, इधर अब उसने जो पहली चीज की बताई वो ये है कि इनकम स्टेटमेंट को हमने यूज करना है। भाई इनकम स्टेटमेंट को क्यों यूज करना है? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का भी फाइनल रिजल्ट जो है वो प्रॉफिट या लॉस की सूरत में हमारे सामने आएगा, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। फिलहाल अगर इनकम स्टेटमेंट का फाइनल आंसर प्रॉफिट में होता तो हम ये जो प्रॉफिट्स की जो स्टेटमेंट अभी बनाने लगे हैं, ये बॉटम पे अगर आपको नजर आ रही हो, सेंटिनल ट्रेवल सर्विस स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स फॉर द पीरियड एंडेड, ये भी फॉर द पीरियड एंडेड बनी थी, ये भी फॉर द पीरियड एंडेड ही बन रही है। तो अगर ये प्रॉफिट्स होते तो हम क्या करते कि हम इन प्रॉफिट्स में जो अगर ये वाला प्रॉफिट आया होता तो हम इस प्रॉफिट को ऐड कर देते। तो फिलहाल क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि हमें हुआ है लॉस, तो उस लॉस की सिचुएशन में भी हम देखते हैं कि सिचुएशन यानी उसको कैसे जो है वो रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है जी। और अच्छा, सबसे पहली चीज कि सेंटिनल ट्रेवल सर्विस जो बिजनेस है जिसके लिए बनाई जा रही है, सबसे पहले उसका नाम, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, भाई क्या बना रहे हैं आप, और फिर तीसरा कि भाई वो कब, किस चीज, किस मुद्दत के लिए बनाई जा रही है, किस टाइम ये बनाई कैसे जाती है और उसका फॉर्मेट क्या हो गया। रिटेन्ड अर्निंग्स एज ऑफ सितंबर 1, 2013, जब साल शुरू हुआ, साल शुरू जब हुआ तो हमारे पास 2013 इनका जो अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड इनका स्टार्ट होता है सितंबर 1 से,
और इनका अकाउंटिंग पीरियड जाके ख़त्म होता है अगस्त में, अगले साल के अगस्त में। 2013 12 महीने का पीरियड है इनका, तो 12 महीने इनके सितंबर से स्टार्ट होके और अगस्त में जाके पूरे हो रहे हैं। ये ज़रा काउंटिंग करके देखें, ये 12 महीने ही बनते हैं या कुछ कम बन रहे हैं। सितंबर को शामिल करिएगा और अगस्त को भी शामिल करिएगा और देखें कि 12 महीने बनते हैं कि नहीं बनते हैं। बनते हैं सर। अरबाज, यस सर। 12 महीने बनते हैं। यस सर। अरबाज, यस सर। आवाज हल्की सी 12 आई महीने। थी यार तुम्हारी। यस सर, 12 महीने बनते हैं। ठीक है, तो यहां से ये चीज हमें एक और समझ में आई कि हर बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड जो है वो जनवरी से लेके दिसंबर तक नहीं होता। बाज बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि उनका अकाउंटिंग पीरियड जनवरी में स्टार्ट होगा और दिसंबर में जाके एंड हो जाएगा। बाज बिजनेसेस ऐसे होंगे जिनका अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल में स्टार्ट होगा और ये जाके और मार्च में खत्म होगा, अगली मार्च को। जनवरी, सपोज अगर किसी बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड जो है वो जनवरी टू दिसंबर चल रहा है, तो जनवरी और दिसंबर उसी एक ही साल में होंगे। जनवरी, इसको मैं लिख रहा हूं 1, और दिसंबर भी 1 में ही आएगा। लेकिन अगर अप्रैल हुआ, अप्रैल पहले साल के उससे स्टार्ट होगा और इसके 12 महीने, इसके जो 12 महीने हैं वो दूसरे साल, अगले साल में जाके खत्म होंगे। सेम जैसे ये सितंबर 2013 में साल शुरू हुआ है और अगस्त 2014 में जाके इनका साल खत्म हुआ। तो अप्रैल से बात शुरू होगी, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, आज सेकंड लास्ट डेट है अप्रैल की, तो 1 अप्रैल से बात शुरू हुई 2020 और 12 महीने इसके मार्च 2022 में जाके खत्म होंगे। फर्टिलाइजर कंपनीज जो हैं उनका अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में जाके खत्म होगा। बैंक्स जो हैं, बैंक्स का, ये जी किसी ने, somebody has raised hand। यस सर, मैंने रेज किया। जी जी। सर ज़रूरी है कि अकाउंटिंग पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का ही हो, कि कोई जो है वो 8-8 महीने बाद अपनी यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हो, ऐसा हो सकता है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। पहले ऐसे हुआ करता था कि यूजुअली जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 साल का होता है, यूजुअली 1 साल का होता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम बिजनेस को 1 साल के पीरियड के ऊपर हम उसको मेजर करते होते हैं कि बिजनेस आपने ठीक कंडक्ट किया है या नहीं किया है। तो पहले तकरीबन साल 2002 से पहले पहले तक पूरे साल की ही इनकम स्टेटमेंट, पूरे साल की ही बैलेंस शीट और वगैरह बनाई जाती थी। कंपनीज के लिए ज़रूरी था कि वो उसका ऑडिट भी करवाएं कि भाई चीज़ ठीक बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। 2002 के बाद रिक्वायरमेंट्स में तब्दीली आई और अब हमारे यहाँ पे भी बाकी मुल्कों की तरह क्वार्टरली
स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वार्टरली मींस हर 3 महीने के बाद आप इनकम स्टेटमेंट बना के, प्रॉफिट या लॉस निकाल के, बैलेंस शीट बना के, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना के, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के आप उसको बाकायदा पब्लिश भी करवाते हैं। तो हर 3 और साल के बाद फिर जैसे पहले काम किया करते थे वो काम अभी भी वैसे ही जारी है, वो रुका नहीं है। ये एडिशनल काम है कि हर 3 महीने के बाद आपने क्या करना है कि अपने रिजल्ट्स पब्लिश करवाने हैं, लोगों को बताने हैं। इनको क्वार्टरली रिपोर्ट्स कहते हैं, और फिर एंड पे एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके सवाल का जवाब आ जाता है कि 3 महीने का भी पीरियड हो सकता है। क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे कि महीने महीने का भी वो बना रहे होंगे, ठीक है। आगे चल के क्वेश्चंस में देखेंगे 1 महीने का पीरियड भी उन्होंने रखा हुआ है। यूजुअली बहरहाल रिपोर्टिंग के लिए पीरियड 1 साल का ही लिया जाता है। होपफुली मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया। यस सर, थैंक यू। ठीक हो। तो बैंक्स जो हैं उनका पीरियड जुलाई में स्टार्ट होता है, जैसे अभी उनका बैंक्स का 2021 की जुलाई से स्टार्ट होगा और जून में जाके, नेक्स्ट जून में जाके, और इनका जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो क्लोज हो जाएगा। फिर ये जो शुगर इंडस्ट्री जो है, जो आजकल बहुत ज़्यादा खबरों में इन भी हुई है, अगर आप सुनते भी रहते हैं कि जहांगीर तरीन पे ये हो गया और शुगर जो है वो माफियाज हैं और फना हैं और वगैरह वगैरह। तो इनका जो साल होता है वो सितंबर में, इसी तरह सितंबर में स्टार्ट होता है और अगस्त तक जो है वो या अक्टूबर टू सितंबर चलेगा या सितंबर टू अगस्त चलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस का, जो बात कहने का जो मकसद था वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस जो है उसका अकाउंटिंग पीरियड जनवरी से ही स्टार्ट हो और दिसंबर में जाके एंड हो जाए, ठीक है। बिजनेसेस के इसके अलावा भी जो है वो हो सकते हैं। क्लियर है जी? जी सर। यस सर। अच्छा, तो जब साल शुरू हुआ तो जो सेंटिनल ट्रैवल सर्विस थी उसके पास 3 लाख रुपए के प्रॉफिट्स पहले से पड़े हुए थे, जो कि उन्होंने बिजनेस में री इन्वेस्ट किए हुए होंगे। ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स का मौजूद था वो 3 लाख है, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है जी। फिर इसके बाद ऑब्वियसली जो आपने मजीद प्रॉफिट कमाया है, अगर कमाया होता तो नेट प्रॉफिट अगर आपने कमाया होता इसमें तो आप वो इसमें ऐड कर देते, लेकिन क्योंकि आपको लॉस हुआ है, ये ऊपर शायद लिखा हुआ आपको नज़र भी आ रहा हो, ये ब्लू सा मैंने किया हुआ है, होपफुली दिस इज़ ब्लू। तो ये जो ब्लू कलर में मैंने किया हुआ है ये लॉस है, तो लॉस जो है वो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट्स में ऐड हो जाता, लेकिन क्योंकि लॉस आ रहा है तो इसको हम प्रॉफिट्स में से डिडक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास टोटल अवेलेबल अर्निंग्स आ गई, टोटल प्रॉफिट्स हमारे पास आ गए जो कि 2,93,000। ये वो प्रॉफिट्स हैं जो कि हम अपने जो भी हमारे ओनर्स हैं, ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। डिविडेंड्स जो हैं वो इसमें से, क्योंकि वो प्रॉफिट में से ही आपका जो है वो हिस्सा हुआ करता है, तो डिविडेंड्स जो हैं वो हम क्या करेंगे कि इसमें से हम कर लेंगे डिडक्ट। तो हमारे पास, क्योंकि ओनर को हमने प्रॉफिट में से हिस्सा पे करना है, तो प्रॉफिट्स टोटल हमारे पास 2,93,000 थे, जिसमें से हमने 18,000 का डिविडेंड जो है वो अपने ओनर को पे कर दिया। अब यहाँ से एक बात और जो समझ में आ रही है, या एक और बात जो नज़र आ रही है, वो ये है कि
डिविडेंड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि करंट ईयर के प्रॉफिट से ही पे किया जाए, डिविडेंड पिछले प्रॉफिट्स में से भी पे किया जा सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर इस साल प्रॉफिट होगा तो आप डिविडेंड पे करेंगे और अगर इस साल प्रॉफिट ना हुआ तो आप डिविडेंड पे ही नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रीवियस अर्निंग्स पहले की पड़ी हुई हैं तो डिविडेंड उसमें से भी दिया जा सकता है। ठीक है, यस यस सर, सर। ओके। अच्छा, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो रिटेन्ड अर्निंग्स का या प्रॉफिट्स का जो हमारे पास पड़ा है, सारा कुछ तकसीम करने के बाद 2,75,000 का प्रॉफिट ऐसा है जो कि हमारे पास अभी भी सेव हुआ पड़ा हुआ है बिजनेस में, जिसको आइंदा जो है वो आगे अगर यूज करना हुआ तो वो हम कर लेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर बैलेंस शीट बनानी हो तो बैलेंस शीट जो है वो कैसे बनाई जाती है। अच्छा जी, तो ये हमें उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है। Using the following data for Sentinel Travel Service as well as the retained earnings statement as shown in the practice exercise 1-5B, prepare a balance sheet as of August 31st, 2014. अब करना क्या है हमने कि रिटेन्ड अर्निंग्स हम स्टेटमेंट बना चुके हैं और उसका हम फाइनल रिजल्ट भी बना चुके हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे पास कितनी पड़ी हुई हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स हमने खुद निकाली हैं, 2,75,000। ये वो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं जो कि हमने खुद कैलकुलेट की हैं। तो हम इन रिटेन्ड अर्निंग्स को जो है वो हम यूज़ करेंगे अभी थोड़ी देर में जब हमने बैलेंस शीट बनानी होगी, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ द इक्विटी। ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं इट्स पार्ट ऑफ द इक्विटी, और इक्विटी जो है वो बैलेंस शीट में आया करती है, तो हम इसको बैलेंस शीट बनाते हुए यूज़ करेंगे। लेकिन एक और पॉइंट और मेरे जहन में आ गया जो कि हम यहाँ पे क्वेश्चन में मिस कराए हैं, वो ये वाला है। बॉब श्रोडर द ओनर इन्वेस्टेड एन एडिशनल, बल्कि ये बॉब श्रेडर होगा, श्रोडर नहीं होगा, क्योंकि अगर दो वॉवल्स इकट्ठे आ जाएं तो पहला वॉवल साइलेंट हो जाता है और दूसरे वॉवल को हम प्रोनाउंस करते हैं, तो दिस वुड बी बॉब श्रेडर। The owner invested an additional 36,000 in the business in exchange for capital stock. इसकी ट्रीटमेंट हमने कहीं नहीं की। डील क्या नहीं बताएंगे कि क्यों नहीं की इस 36,000 की ट्रीटमेंट हमने। सर वो जो 36,000 रुपया है, वो उसने जो इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल में उसने इन्वेस्ट किया, लाइक वो इक्विटी है। शाबाश, ये 36,000 जो है ये कैपिटल की अमाउंट है, और यहाँ पे बात हो रही है रिटेन्ड अर्निंग्स की, प्रॉफिट की बात हो रही है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का हिसाब किताब हम बता रहे हैं। अदर देन दैट हम इस वाली चीज में स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स में हम सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स या सिर्फ प्रॉफिट का हिसाब किताब बताएंगे और बस। अगर ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती तो फिर ठीक है, वो जो ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट का भी हिसाब किताब हम बता देते। लेकिन फिलहाल क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स की बात हो रही है और ये इन्वेस्टमेंट है ओनर की, तो हम ओनर की इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब नहीं बता रहे, हम प्रॉफिट्स का हिसाब किताब बता रहे हैं। ओनर की इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब नहीं बता रहे, हम सिर्फ प्रॉफिट्स का हिसाब किताब बता रहे हैं। सर जी जी सर, ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसका 3 लाख रुपया, ये मतलब लास्ट ईयर का है? हाँ, ये लास्ट ईयर का है जो कि हमारे और पास जो अभी हमने नेट प्रॉफिट ऐड किया है वो इस ईयर का होगा या वो वो इस ईयर लॉस है? का होगा। जी जी ठीक है जी, सर। क्लियर है जी। यस सर। यस सर।
अच्छा, तो अब बैलेंस शीट की तरफ मूव करते हैं। बैलेंस शीट में जो है वो क्या कह रहे हैं कि यूजिंग द फॉलोइंग डाटा फॉर सेंट्रल एंड ट्रैवल सर्विस, रिटेन अर्निंग्स का वो जो मैंने ग्रीन किया था, ये जो ग्रीन किया हुआ है इसको हम यूज़ करेंगे। बाकी इंफॉर्मेशन जो होगी वो जो क्वेश्चन में गिवन होगी वो यूज़ की जाएगी। अकाउंट्स पेबल एक लायबिलिटी है, अकाउंट्स रिसीवेबल एक एसेट है, कैपिटल स्टॉक जो है वो ओनर की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे जिस चीज़ को कैपिटल स्टॉक वो कह रहा है उसको हम जो है वो शेयर्स कहते होते हैं। कैश हमारा एसेट है, लैंड हमारा एसेट है, सप्लाईज हमारा एसेट है। अब इसको कैसे लिखेंगे और कहाँ लिखेंगे ये अब हम जो है वो देख लेते हैं। और अस्सलाम वालेकुम यार, आज मैं नहीं था लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। मैं तकरीबन क्लास मेरी ख़त्म हो जाएगी 11:10 तक, मैं निकलूँगा 11:30 तक, उम्मीद है कि मैं आऊँगा। हाँ ठीक हो, ओके। अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो बैलेंस शीट बनाते हुए एसेट्स से बात स्टार्ट की जाएगी और एसेट हमारे पास है लैंड, लैंड की वैल्यू 3 थी, 3,10,000। लैंड कहाँ गया, ये रहा। और सप्लाईज की वैल्यू थी हमारे पास 13,000, 13 थी नहीं 4,700, 4,700 की सप्लाईज लिखी हमने। अकाउंट्स रिसीवेबल जो कि भी हमारा एसेट था 75,500, और कैश भी हमारा एसेट है 45,400। तो टोटल एसेट्स जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, टोटल एसेट्स जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं वो 4,35,600 की हैं। अच्छा, बैलेंस शीट के साथ ये है कि बैलेंस शीट को बैलेंस होना चाहिए। जैसे ट्रायल बैलेंस बराबर आता है, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट उसकी बराबर हुआ करती है, इसी तरह बैलेंस शीट बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज जो कि ये दी हुई हैं, प्लस ओनर्स इक्विटी जो कि ये कैपिटल स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई है। तो बैलेंस शीट बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह ही बनी हुई होती है, उसी के ऊपर बनी हुई होती है। तो जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर होनी चाहिए, इसी तरह बैलेंस शीट भी बराबर होनी चाहिए। कैपिटल स्टॉक की जो अमाउंट है, कैपिटल स्टॉक की अमाउंट हमारे पास यहाँ उन्होंने 1,16,000 दी हुई है। हम इस 1,16,000 को यहाँ पे कैपिटल स्टॉक की जगह लिख लेंगे। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले की, ये ग्रीन वाली जो है ये यूज करेंगे हम। तो ग्रीन वाली जब हमने यूज की यहाँ पे 2,75,000 जो कि हमने कैलकुलेट की हुई थी वहां पे, इसको हमने यूज किया क्योंकि ये भी इट्स पार्ट ऑफ द इक्विटी। ठीक है, और फिर हमारे पास सवाल में एक ही लायबिलिटी थी जो कि अकाउंट्स पेबल थी 44,600। और भी कोई लायबिलिटीज होती तो वो भी हम लिख लेते, लेकिन फिलहाल लायबिलिटी एक ही है। तो जब हमने इन तीनों को अभी ऐड किया तो ये भी 4,35,600 बन रहा है। इसका मतलब है कि जो बैलेंस शीट हमने बनाई है वो दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई हैं।
तो जो हमने बैलेंस शीट बनाई है इसका मतलब है वो ठीक बनाई है। ठीक है जी, क्लियर है? सर यस सर। हाँ जी। सर ये इक्वल आ गई है बैलेंस शीट, तो इससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का कैसे पता चलेगा? हमें पता ये लग रहा है कि बिजनेस के पास 4,35,600 के उसके पास एसेट्स हैं, जिसमें से 3,10,000 का एसेट तो सिर्फ लैंड की सूरत में उसके पास मौजूद है। इतना उसके पास कैश मौजूद है। अब यहां से हमें उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग रहा है कि लाइबिलिटीज थोड़ी बहुत हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एसेट्स जो कि उसके पास हैं, उसके लिए पैसा उसका अपना इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जो उसने इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर की हुई है, अब 2,75,000 और 1,16,000, ये तो उसकी इक्विटी है जो कि बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हुई हुई है। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द एसेट्स आर परचेज्ड और ओन्ड थ्रू इक्विटी। उसके लिए जो अमाउंट इस्तेमाल हुई है वो इक्विटी की हुई है। बहुत कम लाइबिलिटीज आपने ली हुई हैं। अगर हम कंपैरिजन करें 4,35,600 में से सिर्फ 44,600 की लाइबिलिटीज हैं, बाकी पैसा उसका सारा अपना इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है? ओके सर। यहां तक बैलेंस शीट में जो कोई ऐसी चीज जो कि समझ में ना आई हो? बैलेंस शीट की कोई ऐसी चीज जो कि समझ में ना आई हो? नो सर, आ गई है सर। अच्छा, फिर जो लास्ट चीज हमारे पास है उसको हम कहते होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में, अच्छा हाँ, बैलेंस शीट जो है वो फॉर द पीरियड एंडेड नहीं बनाई जाती, बैलेंस शीट एज ऑन बनाई जाती है। ये किसी खास गिवन मोमेंट के ऊपर होती है। इट्स अ स्नैपशॉट। इसीलिए वो तस्वीर या वो जो मैंने वो सेल्फी कह रहा था कि भाई उस मोमेंट पे आप मुस्कुरा रहे थे, रो रहे थे, हंस रहे थे, उसने वो मोमेंट कैप्चर करना है बस। उससे पहले क्या हो रहा था, उसके बाद क्या हो रहा है, बैलेंस शीट का उससे कंसर्न नहीं है। क्योंकि जो आपकी हैसियत या औकात या जो आपकी पोजीशन है वो किसी गिवन मोमेंट के ऊपर होती है। साल के शुरू में या साल में जितने आपके पास एसेट्स थे, अगर वो फिलहाल मौजूद नहीं हैं, तो उन एसेट्स के होने का उस वक्त आपको फिलहाल कोई फायदा नहीं है। फिलहाल राइट एट दिस मोमेंट आपके पास चीजें कितनी हैं और वो चीजें आपने किन पैसों से ली हुई हैं, अपने पैसों से ली हुई हैं या उधार के पैसों से ली हुई हैं या क्या हुआ। ठीक है, तो ये बाकी सारी चीजें जो भी बन रही हैं वो पीरियड के हिसाब से बन रही हैं। लेकिन ये जो बैलेंस शीट है ये पीरियड के हिसाब से नहीं, बल्कि ये गिवन मोमेंट के हिसाब से बनाई जा रही है। ठीक है जी, यहाँ पे हम थोड़ी देर ज़रा बात, मेरा ख्याल है हम रोकते हैं और छोटा सा काम आपके हवाले करते हैं। इनकम स्टेटमेंट और ये रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनाएं अभी जल्दी से, ज़्यादा देर लगनी नहीं चाहिए इसमें। मैक्सिमम भी ये काम जो है वो 5 से 7 मिनट में हो जाना चाहिए।
जी अरबाज, क्या वैल्यू आ रही है प्रॉफिट की? अरबाज? यस सर। सर जो सेकंड इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट आ रहा है वो 2,84,000। 2,84,000। यस सर। अब्दुल्ला अब्बास, अब्दुल्ला यस सर। अब्बास, क्या यस वैल्यू सर। आई है प्रॉफिट की? 63,005। एक मिनट सर। $6,35,000। अली खान, प्रॉफिट की अमाउंट क्या आ रही है? 6,35,000 तो नहीं हो सकता यार। ओ सॉरी सर। सर 6,35,000 रिटेन अर्निंग है। हाँ, क्योंकि देखें ना, ये 11 लाख में से 7,15,000 तो सीधा सीधा वो निकल गया, वेजेस एक्सपेंस निकल गए, तो 4 लाख पीछे रह गया तकरीबन रफली। उसमें से मजीद भी ये माइनस करेंगे तो बात तो जरा थोड़ी सी कम होगी ना। यस सर। 6 लाख तो नहीं हो सकता। सर 284। ठीक हो गया। अच्छा, अब देख लेते हैं हम, अली खान है हमारे साथ? यस सर। अच्छा, तो रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस क्या आया आपका? अली? अली खामोश हो गए हो? सर नहीं किया, नहीं है मैंने। अच्छा, लिशबा, रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस क्या आ रहा था? बल्कि हमजा भट्टी, हमजा यस भट्टी, सर। यस सर। जी क्या बैलेंस आया है रिटेन्ड अर्निंग्स का? 80,000। इसको कहते हैं छक्का मारना। कौन सा वाला? अफरीदी वाला, जिसमें ज्यादातर जो है वो विकेट्स आउट हो जाती हैं, बंदा बोल्ड हो जाता। उम्मीद है आप उस बात को समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। गुलशेर जंजुआ? यस सर। रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस क्या आया? सर मुझे नहीं आता। अटेम्प्ट भी नहीं किया आपने क्वेश्चन? सर मैं अभी तो वापस आया, मेरा नेट कनेक्शन नहीं था, मैं फिर से पैकेज करा के आया हूँ। तुम्हारा ना आज का रोजा जो है ना, वो मेरा ख्याल है मैंने ही खराब कर देना। ये कुछ चौथी दफा तुम पैकेज, चौथी नहीं दफा सर, तुम, झूठ नहीं बोलता सर। मैं बाकी वैसे हर टाइम होता हूँ, आपके सामने था, इतनी देर से मैं क्लास में नहीं था। चौथी दफा तुम, यानी ये 5वीं 6वीं दफा हो गई। तो मेरा ख्याल है कि हम आज आपको नहीं छेड़ते कि रोज़ा आपका मज़ीद, क्लास तो चलें जो भी हो गई, रोज़ा आपका ख़राब ना हो। सर अगर होना था तो बस फिर हो गया अब तक। हाँ ये तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बस वो ये है कि आगे हम कह रहे हैं कि मज़ीद ख़राब ना हो। अब तक तो जितना ख़राब होना था वो हो गया। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, इन्हीं सनसेट ट्रेवल सर्विस की जो है, हमने बात की थी कि जो कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हमें बताती है कि पैसा किधर किधर से आया, किधर किधर जो है वो इस्तेमाल हुआ, और जो एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली
एक्टिविटीज़ वो कौन कौन सी हैं। एक एक्टिविटी जो है वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि बिजनेस ने पैसे को ऑपरेशंस में, कारोबार में कहाँ कहाँ से वसूल किया है, कहाँ कहाँ खर्च किया है। जो पैसा फालतू था उस पैसे को उसने किस जगह पे इन्वेस्ट किया है और पैसा उसने हासिल किया कहाँ से था। तो अगर हम इसको ज़रा थोड़ी सी तरतीब के बगैर बात करें, ये जो तरतीब हमने लिखी हुई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जब सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो इसी सीक्वेंस में ही हम इसको लिखेंगे। लेकिन समझाने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें नंबर 1 पैसा आया कहां से, कैश रिसीव्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसको कैश रिसीव ना नहीं लिखते, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पैसा हासिल कहां से किया आपने लायबिलिटीज के थ्रू पैसा हासिल किया है या इक्विटी के थ्रू पैसा आपने हासिल किया है, नंबर 1। नंबर 2, जो पैसा आपके पास आ गया था उस पैसे को आपने कारोबार में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इस्तेमाल कहां किया है। जो पैसा आपने हासिल किया था उस पैसे में से यूज कितना किया है आपने कारोबार में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उस पैसे को कारोबार में इस्तेमाल कहां किया है। जो पैसा हासिल कर लिया था उसको कारोबार में यूज कहां किया गया है। पैसा हासिल कहां किया, कैसे हासिल किया और उसको लगाया कहां पे है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कारोबार में किधर इस्तेमाल किया है। और जो पैसे आपके पास बच गए थे, जो फालतू पैसे थे, उन फालतू पैसों को, उस फालतू अमाउंट को आपने इन्वेस्ट कहां पे किया है। पैसा लिया कहां पे, कहां से, उसको कारोबार में किधर किधर लगाया है, और जो पैसे बच गए हैं उसको इन्वेस्ट कहां पे किया है। इस चीज का जो हिसाब किताब दे रहा होता है कि पैसा आया कहां से, कारोबार में कितना लगाया है और फालतू पैसे के साथ क्या किया है। जो स्टेटमेंट हमें इस चीज को एक्सप्लेन कर रही होती है उस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कहते हैं। ये 3 चीजें हमें बताती है, पैसा आया कहां से, पैसे को लगाया कहां पे है, और जो पैसा फालतू बच गया है उस पैसे के साथ क्या किया है आपने। क्लियर है? यस सर। लेकिन जब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे होंगे तो जो हमने सीक्वेंस रखना है वो सीक्वेंस इसी तरह रखना है कि सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएंगी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएंगी और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आएंगी। ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट वाइज ही ऐसे ही बनेगी। हाँ, जो उसकी एक्सप्लेनेशन थी वो हमने देख ली कि क्या हो सकती है। तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या कुछ आएगा। हमने जो कस्टमर्स से कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, चीज़ें बेची और हमें पैसे मिले 15 लाख। तो वो 15 लाख क्योंकि ऑपरेशंस के थ्रू आए हैं तो हम इसको एज अ पॉजिटिव साइन हम इसको यहाँ पे शो करेंगे। बेशक पॉजिटिव ना भी लगाएं, अगर किसी चीज के साथ कोई साइन भी ना हो तो उसका मतलब है उसके साथ पॉजिटिव साइन हुआ करता है। फिर कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये क्योंकि हम ऑपरेशंस का हिसाब किताब बता रहे हैं कि कारोबार में पैसा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, और ये जो 12,50,000 हैं ये हमने एक्सपेंसेस के हमने पे किए हैं, तो ये नेगेटिव फिगर के साथ जो है वो शो किया जाएगा। ऑपरेशंस के थ्रू हमने 15 लाख कमाए और 12 लाख और 15,000 हमने जो है वो
हमने पे किए हैं एक्सपेंसेस की सूरत में। इसका मतलब है कि 2,85,000 वो अमाउंट है जो कि हमें ऑपरेशंस के थ्रू हमारे पास फालतू बची है। 15 लाख रुपए कैश की सूरत में हमारे पास आया। 12,15,000 रुपए हमने कैश की सूरत में स्पेंड किए हैं। तो इसका मतलब है कारोबार से ये प्रॉफिट नहीं है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से जहन में रखिएगा। ये 2,85,000 प्रॉफिट नहीं है। 2,85,000 कैश की अमाउंट है जो कि आपके पास बिजनेस से जनरेट की गई है। 2,85,000 इज द कैश, नॉट प्रॉफिट, कैश जनरेटेड बाय ऑपरेशंस। और एक्स्ट्रा कैश है, एक्सपेंसेस पे करने के बाद भी 2,85,000 आपके पास बच गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट आपका इतना नहीं हुआ होगा। अगर तो ये सेंटिनल वाले ही हैं, सेंटिनल वाले ही हैं जी। प्रॉफिट हमें तो लॉस हुआ था 7,000 का। इफ यू रिमेंबर जब हम ये सवाल कर रहे थे, ये देखें सेंटिनल ट्रेवल सर्विस है, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, बिजनेस को लॉस हुआ है, लेकिन बिजनेस ने पैसा फिर भी कमाया है। पैसा कितना कमाया है ऑपरेशन से? 2,85,000 का। तो यहां से एक और चीज जो सीखने वाली है, जैसे हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स में देखा कि जरूरी नहीं है कि अगर बिजनेस को इस दफा प्रॉफिट नहीं हुआ तो बिजनेस डिविडेंड पे ही नहीं कर सकेगा। बिजनेस डिविडेंड फिर भी पे कर सकता है, बेशक उसको प्रॉफिट इस दफा हुआ हो या ना हुआ हो। अगर उसके पास प्रीवियस कोई वो पड़े हुए हैं, डिविडेंड्स पड़े, प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, तो वो उन प्रीवियस प्रॉफिट्स में से भी इस दफा का डिविडेंड अगर पे करना चाहे तो पे कर सकता है। क्लियर है? यस सर। इसी तरह ऑपरेशंस ने कैश कितना जनरेट किया है, इसका कोई ताल्लुक प्रॉफिट के साथ नहीं है। प्रॉफिट एक अलहदा डोमेन है, कैश कितना जनरेट हुआ है ये एक अलहदा डोमेन है। दोनों सेपरेट चीजें हैं और जरूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में मैच करती हूं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ये जहन में रखिएगा कि बिजनेस ने कैश कितना जनरेट किया और बिजनेस ने प्रॉफिट कितना जनरेट किया, ये दोनों सेपरेट चीजें हैं, सेम नहीं है। फिर है जी कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बिजनेस ने पैसे को कहां कहां, किन एसेट्स के खरीदने में उसको इस्तेमाल किया है। अब यहां पे कैश रिसीट्स हैं, हमने तो कहां कहां से खरीदा, कहां कहां एसेट्स कौन कौन से खरीदे और एसेट्स कौन कौन से बेचे, हमने उसका हिसाब किताब कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देना होता है। तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, एसेट्स बेच के नहीं आ रहा, ये तो कोई जो भी हमने गुड्स या सर्विसेज देनी थी उसके बदले में आ रहे हैं। कैश यानी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा। एसेट नहीं खरीद रहे हम, या एसेट्स को बेच के पैसा नहीं आ रहा है, तो ये हमारा रेलिवेंट एरिया फिलहाल नहीं है। कैश रिसीव फ्रॉम इशूइंग कैपिटल स्टॉक, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। पैसा हमने शेयर बेच के 75,000 के पैसे कमाए हैं हमने, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आइटम है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा। कैश पेमेंट्स पहली तो हम देख चुके हैं कि कहां जाएगी। कैश पेड फॉर लैंड, आपने एसेट खरीदा है और उसके लिए आपने 2,40,000 स्पेंड किए हैं, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नॉन करंट एसेट परचेज्ड, ये नॉन करंट एसेट क्या चीज होती है भाई? अली खान, बल्कि नहीं, मैं पहले गुलशेर जंजुआ कहने लगा था, लेकिन फिर मैंने कहा उसका रोजा मजीद खराब होगा, तो हम उसको छोड़ देते हैं। हमजा भट्टी। यस सर। ये
सवाल मुझे खुद ही भूल गया। नॉन करंट एसेट सर। हाँ, नॉन करंट, ये कौन बोला यार? गुलशेर। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश गुलशेर। नॉन करंट एसेट हमजा भट्टी क्या होता है? हमजा। यस सर। नॉन करंट एसेट क्या चीज होती है जिसमें करंट नहीं होता? और ये बाकी लोग किधर गए हैं यार, किधर गायब हो गए हैं? अरबाज, अरबाज, यस सर। ये बाकी सारे लोग कहाँ चले गए हैं? सर मैं पूछ लेता हूँ ग्रुप में। अब्दुल्ला अब्बास, नॉन करंट एसेट क्या चीज यस होती है? सर। नॉन करंट एसेट क्या चीज होती है? सर नॉन, जो आपके पास कैश की सूरत में नहीं होते। चलें, कुछ कुछ मान लेते हैं, बहुत ही शदीद थोड़ा सा मान लेते हैं। सारा जफर, सर नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? अदील क्यानी, यस सर। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं यार, हेल्प करो जरा इन बेचारों की। सर लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं जी ऐसे एसेट्स जो कि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, एक साल से ज्यादा जो बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे उनको नॉन करंट एसेट कहते हैं। और करंट एसेट्स कौन से होते हैं? सर शॉर्ट टर्म एसेट। जो शॉर्ट टर्म होंगे, जो कि साल के अंदर अंदर आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, साल से ज्यादा आपको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेंगे, ऐसे एसेट्स को करंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा। तो लैंड उसने परचेज किया है और 2,40,000 उसने उसके ऊपर लगाए हैं, तो ये 2,40,000 एज एन आउटफ्लो हम शो करेंगे। और बिजनेस से पैसा आया था 2,85,000 का, और हमने 2,40,000 जो है वो स्पेंड किए हैं परचेज करने के लिए लैंड को। फिर हमारे पास 75,000 जो है, हाँ सॉरी, फिर हमारे पास 75,000 का ये हमने जो कैपिटल स्टॉक इशू करके पैसे हासिल किए थे। तीसरे पोर्शन की तरफ अब हम आ गए हैं जो कि कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, कि पैसा हमारे पास आया कहाँ कहाँ से है। तो 75,000 तो हमारे पास आया था, 75,000 तो हमारे पास आया था शेयर इशू करके, शेयर्स इशू किए हमने, 75,000 तो वहां से आए। फिर हमने बाकी सारी चीजें एडजस्ट कर ली हैं, ये डिविडेंड्स रह गए हैं, तो डिविडेंड्स हमने पे किए हैं 66,000 के, ये डिडक्ट हो जाएंगे, पे किए हैं, इसका मतलब है कैश आउटफ्लो है। और इक्विटी जब हमने इशू की थी तो उस वक्त पैसा आया था, कैश इनफ्लो हुई थी, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव साइन है, और इसके साथ पॉजिटिव साइन नहीं है बल्कि नेगेटिव साइन है, क्योंकि हमने पैसा वसूल नहीं किया बल्कि हमने पैसा उल्टा पे किया है, पैसा हमारे पास से चला गया है, आउटफ्लो हुई है। और नेट कैश फ्लोज जनरेटेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो 9,000 है। यहां तक की कोई बात जो समझ में ना आई हो? सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में
हम किस चीज को डील करेंगे, मतलब उसका मतलब क्या होगा? इक्विटी और लायबिलिटीज को। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, फाइनेंसिंग मैं एक्टिविटीज? मैं वो चले यहाँ लिख देता हूँ। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इक्विटी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, and liability, long-term liabilities related transactions। ठीक है जी, ये दो चीजें इसमें आएंगी। कैपिटल आपने इशू कर दिया है, कोई आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कोई इशू की है और उससे पैसा आया तो वो यहाँ पे शो करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज्ड एंड सोल्ड, उनसे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो यहाँ पे आएंगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और वर्किंग कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आएंगे। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या चीज होती है? सर ये डेली टू डेली कैश जो हमारा यूज होता है। Working capital is the difference between current assets and current liabilities। और ये जिसने भी गूगल से देख के और जो आंसर दिया है वो भी ठीक है कि जो आपका ऑपरेशंस में जो कैपिटल जो इन्वॉल्व है, जो कि कैपिटल वहां पे यूज हो रहा है, उसको भी हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कैलकुलेट किया ये इस तरह जाता है और नॉर्मली इसकी जो जो इसको डिफाइन भी किया जाता है वो इसी हिसाब से किया जाता है कि वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? वो एसेट्स जो कि आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। करंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं? वो लायबिलिटीज जो कि आपने शॉर्ट टर्म में पे करनी है, साल के अंदर अंदर पे करनी है। वो एसेट्स जो कि साल तक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, साल से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेंगे। वो लायबिलिटीज जो कि आपने साल के अंदर अंदर पे करनी है। तो वर्किंग कैपिटल रिलेटेड चीजें मीन्स के करंट एसेट्स कोई खरीद रहे हुए, बेच रहे हुए, यहाँ पे आएगा। करंट लायबिलिटीज कोई इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होंगी, यहाँ पे आएंगी। और इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती हैं। होपफुली क्लियर होगा। क्वेश्चंस की लिस्ट जो है वो मैं अब से आधे घंटे तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपने सॉल्व करने हैं। और सॉल्व करके जी 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 अदील साहब। सर क्लास ओवर होने वाली है तो एक दो सवाल थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर वो रिटेन अर्निंग आपसे पूछना था कि आपने उसमें बताया कि हम जो प्रॉफिट हम आगे री इन्वेस्ट करेंगे, हम वो उस चीज़ को हम वहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज अगर बिजनेस के ऑनर्स कहते हैं कि जी हमने आगे री इन्वेस्ट नहीं करना प्रॉफिट, तो उस
मतलब उस मौके पे फिर क्या होगी हमारी रिटेन अर्निंग? देखें जो वो है, पहली बात तो ये है कि अगर तो आप उसको री इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो फिर आप उसको तकसीम कर दें। अगर आप उसको रिटेन रखना चाहते हैं तो फिर वो उस रिटेंशन का फायदा कोई नहीं है कि अगर वो बिजनेस में इस्तेमाल ना हो। अब ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, बिजनेस को ऑब्वियसली तनख्वाहें पे करनी है, एक्सपेंसेस पे करने हैं, बाकी सारे जितने भी हैं, रेंट हो गया और यूटिलिटीज हो गई और परचेजेस हो गई, और इस किस्म के एक्सपेंसेस जो हैं ये यूजुअली बिजनेस अपनी सेल्स में से कवर कर लेता है। वो जो चीजें मैं बेच रहा हूं ना, जिसके लिए कारोबार मैंने शुरू किया हुआ है, मैं फर्टिलाइजर बेच रहा हूं, तो फर्टिलाइजर बेच बेच के तो मैं ये इस किस्म के जो एक्सपेंसेस होंगे जो कि रेवेन्यू रिलेटेड हैं, ये मैं वहां से पूरे कर लूंगा। लेकिन ऑब्वियसली मशीनरी आपकी एक हद तक उसकी एक लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद आपको उस मशीनरी को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब अगर तो ये जो पैसे आपने बचा के रखे हुए हैं, अगर आप इसको इस किस्म के एसेट्स को खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन पहली क्या बचती है, उधार ले लो। मशीनरी तो लेनी है और तुम बेवकूफ़ी है, लेकिन बहरहाल तुम वो नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हो जो कि रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, तो फिर तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बच जाती है कि मशीनरी खरीदने के लिए उधार लोगे। अब वो जो उधार पैसे होने के बावजूद अगर उधार ले रहे हो तो उस उधार के ऊपर तुम्हें पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट भी, तो ये वाइज चॉइस नहीं होगी, जो ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2, पैसे तुमने हासिल करने हैं ताकि तुम मशीनरी खरीद सको, उधार तुम नहीं लेना चाहते हो तो फिर तुम शेयर्स इशू करोगे। शेयर्स इशू करना भी ज्यादा मजेदार बात नहीं है। क्यों? मसलन उसकी एक नॉन टेक्निकल रीजन तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि अभी आप लोग जरा थोड़े बेसिक लेवल पे हैं, उसके टेक्निकल नुकसान भी हैं शेयर्स इशू करने के, कोई ज्यादा इतनी खूबसूरत बात नहीं होती है। जो नॉन टेक्निकल किस्म का नुकसान है, फिलहाल सपोज कि ओनर खाली तुम हो और तुम्हारी बिजनेस में कंप्लीट अथॉरिटी है, और सपोज तुम्हें अरबाज बिल्कुल पसंद नहीं है। सपोज पैसों की तुम्हें जरूरत थी, तुमने मार्केट में शेयर फ्लोट किए, अरबाज ने ही शेयर खरीद लिए, तो एक फड्डेबाज तुम्हारी कंपनी में या तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारे साथ शरीक हो गया, सिचुएशन तुम्हें पसंद नहीं आएगी। तो आप ओनरशिप में अपने साथ लोगों को आपको शरीक करना पड़ेगा अगर आप शेयर्स इशू करेंगे तो परसेंटेज ऑफ ओनरशिप आपकी डिक्रीज हो जाएगी। पहले खाली आप ओनर थे, ऑल इन ऑल थे, अब आपके साथ एक पार्टनर तो मैंने उसको नहीं कहूंगा, यानी पार्टनर इन अ सेंस के एक और बंदा शरीक हो गया आपके साथ कारोबार करने में, जिसकी भी आपको सुननी पड़ेगी, जिसकी भी आपको माननी पड़ेगी, जिसके साथ प्रॉफिट शेयर भी करना पड़ेगा। ये नॉन टेक्निकल नुकसान है शेयर इशू करने का। ऑप्शन नंबर 1 क्या थी? अगर तुमने जो पैसे रिटेन किए हुए हैं वो तुम उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, ऑप्शन नंबर 1 उधार लोगे, ज्यादा वाइज चॉइस नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 शेयर इशू करोगे, वो भी ज्यादा वाइज चॉइस नहीं है। तो बेहतर है कि अगर आपने पैसे कमा ही लिए हैं और वो फालतू ही पड़े हुए हैं तो उन फालतू पैसों को कहीं ना कहीं यूज कर लें। तो आप यूज कर लिया करते हैं। होपफुली आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया होगा। यस सर, थैंक यू सो मच। और क्या क्वेश्चन था? आपने कहा था 1-2 बातें, ये तो एक खाली सर, बात हुई। दूसरी बात ये सर, आखिरी बात ये, आई होप कि ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। सर मैं कहता हूँ ये सवाल तो अल्लाह अल्लाह करके कुछ सवाल पूछता है तो इसके लिए तो आप पूरे 4 घंटे ले लें मुझसे, कोई नहीं मसला सर, नहीं है। आपकी मोहब्बत है सर, हम आपके गुलाम। तो मुझे बड़ी खुशी होती है अगर कोई सवाल करे तो।
जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि सारी हमने स्टेटमेंट्स एक साथ ही आज ही पढ़ ली हैं, तो हम आगे 6-5 लेक्चर्स में क्या करेंगे? अगर बजाय कि हम एक स्टेटमेंट रोज एक कवर करते एक लेक्चर में, तो क्या बेहतर नहीं था? जानू, अभी इतना कुछ पड़ा हुआ है ना पढ़ने के लिए। अभी एडजस्टिंग एंट्रीज तो हमने पढ़ी ही नहीं है, वर्कशीट तो अभी हमने पढ़ी ही नहीं है, हमने अभी क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ी ही नहीं है, हमने बैंक रिकंसिलिएशन देखी ही नहीं है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो उसकी तरफ से टेंशन ना लें। ये मैंने आपको जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। अभी हमने मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट के ऊपर हमने बात नहीं की, तो अभी वो भी रहती है। तो चीजें काफी रहती हैं, बहुत कुछ है पढ़ने के इस लिए। सेमेस्टर में सर, इस हाँ जी, हाँ सेमेस्टर? जी, हाँ जी, इसी सेमेस्टर में। ठीक हो गया सर। और कोई क्वेश्चन? सर काफी हो गया, थैंक यू। चलें, आज के लिए काफी है। सर और हारिस, हारिस जी सर। निकम्मे, किधर थे आप? सर थोड़ा नेट मसला कर रहा है आज। मैं वो अब्बा जी कई को भी दफा मैंने ज्वाइन किए। अब अब्बा जी को भी मैंने मैसेज किया हुआ है। ओहो, चले कोई बात नहीं। हाँ, उनसे मैं वो वापस आएंगे तो वो आपसे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। खैर है, चले कोई नहीं, बता दूंगा उनको। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।